जय हिंद। इससे पिछले 2 वीडियो में हमने क्लास 6 से लेकर क्लास 9 तक का एससीईआरटी जियोग्राफी कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्लास 10th का जियोग्राफी पढ़ेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि क्लास 9th और क्लास 10th में सिलेबस आपका क्या है, थोड़ा बड़ा बड़ा है। तो बिहार एससीईआरटी बुक का ये क्लास 10th का शॉर्ट नोट्स है। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पिछले 2 वीडियो में बना चुका हूं, क्लास 6 से 8 तक का और एक 9th क्लास का। ये 2 वीडियो आप उसको देखेंगे, फिर ये क्लास 10th का वीडियो आप देखेंगे। जो लोग टीआरई 4 और टीआरई 5 और एस टेट की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एस टेट की और एडीओ की जो न्यू वैकेंसी आई है उसके लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्लास 10th में सिलेबस हमारा क्या क्या है। पहले हम सिलेबस को देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे एक एक सिलेबस को पढ़ेंगे। तो क्लास 10th में कुल 11 चैप्टर है और पहला जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है भारतीय संसाधन एवं उपयोग, दूसरा है कृषि, तीसरा है निर्माण उद्योग, चौथा चैप्टर है परिवहन संचार और व्यापार, पांचवा चैप्टर है बिहार कृषि एवं वन संसाधन, छठा चैप्टर है मानचित्र अध्ययन और सातवां चैप्टर है प्राकृतिक आपदा एक परिचय और आठवां चैप्टर प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, भूकंप एवं सुनामी, जीवन रक्षक और आकस्मिक प्रबंध और आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। ये कुल 11 चैप्टर है क्लास 10th एससीईआरटी बुक में। मैं एक चीज और बात बता देना चाहता हूं, जो लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, मैंने 2 वीडियो में 1-1 घंटे की 2 वीडियो में पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट करा दिया है। जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन और उस शॉर्ट नोट्स के जरिए कंप्लीट कराया है। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं, हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है। 2 वीडियो में आपका पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट है और वो हर एक एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स है, उसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखते चलेंगे ध्यान से। भूगोल वेदा जिमनरमैन का कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहा है संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो किसने? जिमनरमैन ने। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जिसका उपयोग हम एक बार कर लें फिर दोबारा उसका उपयोग कर लें, तो उसको हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और ऐसे संसाधन जिसका एक बार हमने उपयोग किया, दोबारा उपयोग ना कर सके, उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल में, कोयला अगर आप जला लेंगे तो क्या कोयले को आप दोबारा जला सकते हैं? तो आप कहोगे नहीं सर, तो वो क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। अगर मैं सूर्य के प्रकाश का यूज करके सौर ऊर्जा बना लूँ, तो क्या मैं सूर्य के प्रकाश का दोबारा यूज नहीं कर सकता? तो आप कहोगे जी सर जी, यूज कर सकते हैं। तो एक नवीकरणीय संसाधन होता है, एक अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वो जिसका उपयोग हम दोबारा कर सकें, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल विद्युत और वन्य प्राणी भी क्या है, हमारे नवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन पूछेगा वन्य कौन सा संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है। अब नवीकरणीय संसाधन क्या है? तो जीवांश में ईंधन जो धरती के अंदर से निकाले जाते हैं जीवांश के रूप में। जीवांश ईंधन जो है, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, मिट्टी का तेल, ये सब क्या जीवांश ईंधन है और ये क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। किसी देश की तट रेखा 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र जो है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। यानी कि भारत की जो तटीय रेखा है, जो अरब सागर हो चाहे बंगाल की खाड़ी से 200 किलोमीटर समुद्र की तरफ जाएंगे, तो वो पूरा क्षेत्र जो होता है वो भारत के अंडर में होगा। किसी भी देश का जो है 200 किलोमीटर तक, समुद्री तट से 200 किलोमीटर तक का पूरा क्षेत्र जो होता है उस देश का अस्थायी क्षेत्र होता है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन सबसे अधिक है। अरुणाचल प्रदेश में जल की मात्रा या जल संसाधन सबसे अधिक है। राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा अधिक है। राजस्थान में कौन कौन सा ऊर्जा अधिक है? तो आप कहोगे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा अधिक है। अब देखिए, पर्यावरण संरक्षण पे महात्मा गांधी ने एक बात कही है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। क्वेश्चन पूछेगा हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है पर पेटी भरने के लिए नहीं, ये कथन किसका है? तो आप बताएंगे महात्मा गांधी का। और किससे रिलेटेड है? तो पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड है। मेधा पाटेकर की बात करें तो नर्मदा बचाओ अभियान चलाया था इन्होंने। और वहीं सुंदरलाल बहुगुणा की बात करें तो चिपको आंदोलन चलाया था। चिपको आंदोलन किसने चलाया? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने। और नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया? तो मेधा पाटकर ने। संदीप पांडे की बात करें तो इन्होंने वर्षा जल का संचय कर कृषित भूमि का विस्तार किया है और संसाधन संरक्षण की दिशा में अत्यंत सहानी कदम उठाया है। संदीप जो पांडे हैं, इन्होंने क्या किया भैया? इन्होंने वर्षा के जल को इकट्ठा करके खेती की सिंचाई में उपयोग किया है। मानव एवं तकनीकी शोषणात्मक दोहन प्रयुक्त डाकुओं का अर्थव्यवस्था कहा गया है। देखिए, मानव एवं तकनीकी शोषणात्मक दोहन जो है
वो प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा गया है। प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था किसे कहा गया है? तो मानव और तकनीकी का शोषणात्मक जो है दोहन है वो प्रवृत्तीय डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा गया है। वॉटलैंड आयोग जो है 1987 में बना था, जिसका संबंध संसाधन संरक्षण से है। तो पूछेगा वारंट लैंड आयोग कब बना था? 1987 में बना था। ये किससे संबंधित है? तो भैया बता देंगे संसाधन संरक्षण से संबंधित है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब कह रहा है पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्कॉटलैंड में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा पर्यावरण संरक्षण संबंधित विश्व सम्मेलन कब हुआ? तो 1972 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो स्कॉटहोम में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्कॉटहोम में हुआ था। इस सम्मेलन के पश्चात प्रति वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा किस सम्मेलन के तहत प्रति वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो आपको बता देना स्कॉटहोम विश्व शिखर सम्मेलन 1972 के तहत। और 1905 यहाँ पे ध्यान देंगे 5 जून 1973 से लगातार हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस क्या कर रहे हैं? मना रहे हैं। चलिए आगे ध्यान देंगे। संसाधन के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन हुए। सर्वप्रथम 1968 में क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की थी। 1974 में सुमशेर की पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल में इससे संबंधित गांधी जी के विचार प्रकाशित हुए। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि स्माइल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसकी है? सुमशेर की पुस्तक है। कब लिखी गई थी? 1974 में लिखी गई थी। संसाधन संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन हुए थे, जिसमें सर्वप्रथम 1968 में सम्मेलन हुआ था, जिसका नाम था क्लब ऑफ रोम, जिसकी वकालत की गई थी, ने वकालत की थी। समझ में आ गया? और गांधी जी ने इससे संबंधित विचार अपने प्रकाशित किए थे। तो स्माइल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसकी है? तो आपको याद रखना है सुमशेर की है। प्रथम विश्व पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 3 से लेकर 14 जून 1992 को रिडियो जेनेरो में किया गया था। रिडियो जेनेरो में किया गया था। रिडियो जेनेरो कहाँ है? तो ब्राजील में पड़ता है। और 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 3 जून से लेकर 14 जून तक। और इसमें विकसित एवं विकासशील देश 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। क्वेश्चन पूछेगा कितने देशों ने इसमें भाग लिया था? तो 1 से 178 देशों ने भाग लिया था। ग्लोबल वार्मिंग, वन्य संरक्षण, जैव विविधता, कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा पत्र पर समझौता किया गया था। कार्यक्रम 21 एजेंडा 21 के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास, जिसका पूरा फुल फॉर्म है, पूरा शॉर्ट में बोलेंगे तो UNCED के तत्वाधान में रियो डी जनेरो सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा स्वीकृति 800 पृष्ठ का एक घोषणा पत्र, यानी कि 800 पन्ने का एक घोषणा पत्र है, जिसमें सशक्त विकास को प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रमों की स्वीकृति दी गई, जिसे एजेंडा 21 को गठित करने हेतु सभी देशों को निर्देश दिए गए और इस पर होने वाले खर्च वहन हेतु विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना की गई थी। यानी कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कार्यक्रम जो 21 है, जिसके तहत क्या हुआ कि 800 पन्ने का क्या बनाया, घोषणा पत्र तैयार किया गया और इसमें जो सशक्त विकास को कैसे प्राप्त करना है ये सारी चीजें बताई गई और इसे स्वीकृति करने के लिए एजेंडा 21 का गठन किया गया और विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना की गई। आगे ध्यान देंगे। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 23 जून से लेकर 27 जून 1997 को हुआ था, जबकि पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 को हुआ था 3 जून से लेकर 14 जून तक और दूसरा 23 जून से लेकर 27 जून तक 1997 में हुआ। न्यूयॉर्क में, कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष बाद आयोजित किया गया था, जिसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा +5 सम्मेलन किसे कहते हैं? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को हम +5 सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। क्योटो सम्मेलन दिसंबर 1997 में हुआ था। क्योटो सम्मेलन दिसंबर 1997 में पृथ्वी के ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए जापान के क्योटो में सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें 159
देशों ने भाग लिया, जिसमें 6 गैस जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O, HFC और क्लोरो और पर फ्यूरो कार्बन सल्फर डेक्साक्लोराइड को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानते हुए इसके उपयोग में कटौती पर सहमति बनी। इसे मांटिनला समझौता 1987 का विस्तार भी माना जाता है। मांटिला समझौता 1987 का विस्तार भी माना जाता है। इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। किस सम्मेलन को? तो क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन कब हुआ? तो दिसंबर 1997 को हुआ था। और पृथ्वी में जो ग्लोबल वार्मिंग जो दिन आए दिन जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसको बचाने के लिए 169 देशों ने सम्मेलन में भाग लिया था और 6 गैसों पर को ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेदार मानते हुए इनकी कटौती यानी कि इसको सीमित करने की बात कही गई थी। और इसको हम मांटिनला समझौता 1987 का भी विस्तार भी माना जा सकता है। और इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 10 वर्ष बाद हुआ। 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर 2002 तक हुआ था। तो तीसरा पृथ्वी सम्मेलन 10 वर्ष बाद हुआ, 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधित 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था। ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। क्वेश्चन पूछ रहा है कोयला कैसा संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है। तो बताइए सूर्य का प्रकाश कैसा संसाधन है? क्वेश्चन फटाफट कमेंट करके बताएंगे। सूर्य का जो प्रकाश है कैसा संसाधन है? ठीक है। वन कैसा संसाधन है? वन्य जीव कैसा संसाधन है? वन्य जीव कैसा संसाधन है? पेट्रोल कैसा संसाधन है? पेट्रोल कैसा संसाधन है? फटाफट कमेंट करके बताएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो अजैव संसाधन है। जिसमें जीवन होता है उसको जैव संसाधन कहते हैं, जिसमें जीवन नहीं होता है उसमें अजैव संसाधन कहते हैं। तो जो सूर्य का प्रकाश है उसमें क्या जीवन है? तो आप कहोगे नहीं सर, तो इसीलिए इसको अजैव संसाधन कहते हैं। तट रेखा से कितने किलोमीटर की सीमा को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है? तो 200 न्यूटन मील को कहा जाता है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधनों के अनियमित दोहन से। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संबद्धता निहित है? तो 19 किलोमीटर तक। 200 मील है ना, तो 19.2 किलोमीटर तक न्यूटन मील। प्राकृतिक संसाधन। भारत में उपलब्ध कुल भूमि में 43% मैदान है, 30% पर्वत है, 22% पठार है। ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। मैदान कितना परसेंट? 43%। सबसे अधिक पृथ्वी पर क्या है? मैदान है। सॉरी, भारत में सबसे अधिक क्या है? मैदान है। उसके बाद पर्वत है, उसके बाद पठार है। तो 43, 30 और 27 ये याद रखेंगे आप लोग। भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। सबसे पहले जलोढ़ मृदा। यह मृदा भारत के विस्तृत रूप से फैली हुई, यानी भारत में सबसे ज्यादा सर्वाधिक मृदा जो पाई जाती है वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं जलोढ़ मृदा के बारे में। वायु के आधार पर जलोढ़ मृदा को 2 प्रकार से देख सकते हैं, एक पुरानी और एक नवी जलोढ़। पुरानी जलोढ़ को कंकड़ बजरी की मात्रा अधिक होती है, जिसे हम बांगर कहते हैं। यानी कि पुरानी जलोढ़ को बांगर, और बांगर की तुलना में नवी जलोढ़ के कण जो होते हैं महीन होते हैं, इसीलिए हम इसको खादर कहते हैं। और ये काफी उपजाऊ होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा जलोढ़ मृदा को कितने भागों में बांटते हैं? 2। एक को कहते हैं खादर और एक को कहते हैं बांगर। नई जलोढ़ को खादर और पुरानी जलोढ़ को बांगर। पूरा बांगर में कंकड़ पत्थर पाए जाएंगे, जबकि उसकी तुलना में खादर में छोटे छोटे महीन कण पाए जाएंगे। ठीक है। जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है, जबकि नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थ की कमी होती है। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए जलोढ़ मृदा में क्या क्या पाया जाता है? तो पोटास, फास्फोरस और चूना पत्थर पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ की क्या होती है? कमी होती है। उत्तर बिहार में बलुआ प्रधान जलोढ़ की दियरा भूमि कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा उत्तर बिहार में जो बलुआ प्रधान जलोढ़ क्षेत्र है उसे क्या बोलते हैं? दियरा के नाम से जानते हैं। और यहाँ मक्का की कृषि के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व में प्रसिद्ध यहाँ पे मक्का की खेती सबसे अधिक होती है। अब बात हम करेंगे काली मृदा, काली मिट्टी या काली मृदा के बारे में जानते हैं। आप सबको मालूम है इस मिट्टी का रंग क्या है? काला है। इसमें उपस्थित एल्युमिनियम और लोह युक्त के कारण, एल्युमिनियम और लोहे के कारण, लोह यौगिक के कारण इसका रंग क्या है? काला है। यह काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है।
काली मृदा को हम कालीय कपासी मृदा भी कहते हैं। दक्कन के लावा प्रदेश जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में इसका विस्तार सबसे अधिक देखने को मिलता है, जबकि काली मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। इस मिट्टी का निर्माण मूल शैल और ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के विखंडन से हुआ है। तो काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है, ज्वालामुखी के फटने से जो बेसाल्ट लावा से इसका निर्माण हुआ है। इस मृदा का स्थानीय नाम रेगुर है, रेगुर भी कहा जाता है। इस मृदा को, काली मृदा को स्थानीय नामों में रेगुर भी कहा जाता है। कम वर्षा के क्षेत्रों में भी अधिक ऑक्सीकृत होने के कारण बिना सिंचाई के भी कपास की खेती के लिए यह मिट्टी उपयुक्त है। यानी कि कम वर्षा भी होगा तब भी यहाँ पर कपास की खेती आसानी से हो जाती है बिना सिंचाई के। इस मृदा में लोहास की मात्रा के कारण लाल रंग होता है, यानी लोहास की मात्रा अधिक होगा तो इसका रंग क्या हो जाता है, थोड़ा थोड़ा लाल हो जाता है। जल संयोग के पश्चात यह मृदा क्या हो जाता है, पीली हो जाती है। यह मिट्टी क्या हो जाती है, पीली हो जाती है, पीली हो जाती है। और लाल पीली मृदा का देखिए यहाँ से जो है ना, ये चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हेडिंग होना चाहिए लाल पीली मृदा। यहाँ पे लाल पीली मृदा है ये, ठीक है, एक नया हेडिंग है। कपासी मिट्टी का जो काली मिट्टी यहाँ तो समाप्त हो जा रहा है, यहाँ से लाल पीली मृदा का जो है लाइन स्टार्ट हो रहा है। तो कम वर्षा वाले क्षेत्र में जो ऑक्सीकृत होने के कारण बिना सिंचाई में भी कपास की खेती की जाती है, ये लाइन तो इसका है। पर यहाँ से इस मृदा में लोहांश की मात्रा के कारण इसका रंग लाल होता है, लाल पीली मृदा में, और जल संयोजन के कारण इसका मृदा का रंग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। लाल पीली मृदा के पश्चात जो है तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छोटे नागपुर के पठार और मेघालय क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये लाइन आपको याद रखना होगा। तो यहाँ से कम वर्षा से लेकर यहाँ तक ये जो है लाल पीली मृदा के बारे में बताया गया है। अब बात करेंगे हम लेटेराइट मृदा। लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है ईंट। एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में इस मृदा में काजू की खेती की जाती है। मरुस्थलीय मृदा, इस प्रकार की मृदा लंबी शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा और ह्यूमस रहित बलुआ मिट्टी वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। पर्वतीय मृदा, इस प्रकार की मृदा प्राय पर्वतीय एवं पहाड़ों क्षेत्रों में देखने को मिलती है। यह प्राय वर्षा वन में पाए जाते हैं। कौन सी पर्वतीय मृदा? भारत में भू उपयोग का स्वरूप। वर्तमान में उपलब्ध क्षेत्रफल का मात्र 54% भूमि कृषि योग्य है, यानी कि भारत में जितनी भूमि है उसका 54% भूमि जो है कृषि योग्य है। हरियाणा और पंजाब और हरियाणा में कुल भूमि के 80% भाग पर खेती होती है, जबकि अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार पर 10% क्षेत्र पर खेती होती है। अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार की 10% भूमि पर खेती होती है, जबकि पंजाब और हरियाणा के 80% भूमि पर क्या होती है, कृषि होती है। किसी भी देश में पर्यावरण संतुलन रखने के लिए उसके क्षेत्र में 33% भूभाग पर वन विस्तार वांछित एवं इस निर्धारण सीमा को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय वन नीति 1952 भी बनाया गया है। यानी कि किसी भी देश या किसी राज्य में जो देश है उस देश में अगर पर्यावरण को शुद्ध रखना है तो उस देश का जितना भी जमीन है उस पर 33% भूमि पे क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। और जहाँ 33% भूमि वन नहीं है भारत में, जैसे हर जगह 33% भूमि पर वन नहीं है, इसीलिए भाई वन नीति जो है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 में लाया गया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय वन नीति कब आया था, तो 1952 में आया था। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भूमि निमीकरण होता है। उड़ीसा के वनोन्मूलन के कारण भूमि निमीकरण का शिकार हुआ है। इस प्रकार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राज्यों में अति पशुचारण से भूमि स्तर को कुप्रभावित हुआ है। यानी कि झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भूमि निमीकरण ऐसे ही है, और झारखंड, उड़ीसा में अधिक वनोन्मूलन यानी कि अधिक वनों की कटाई के कारण भी क्या हो गया है, भूमि निमीकरण हो गया है। और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में अधिक चराई, अधिक पशुओं के चढ़ने से भूमि क्या हो गया, निमीकरण हो गया है। ठीक है। फसल चक्रण द्वारा
भूमि के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जाता है, यानी भूमि को अच्छा बना के रखना है तो फसल चक्र का आप लोग क्या करें, उपयोग करें। पहाड़ी क्षेत्रों में समोचित जुताई द्वारा मृदा अपरदन को रोका जाता है, यानी पहाड़ है, ये देखिए पहाड़ है, एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा, ये पहाड़ है, ये क्या है, पहाड़ है। अगर मैं कहूँ इस पहाड़ पे आप ऐसे जोत दो, ऐसे क्या करो, खेत को क्या करो, ऐसे जोत दो, तो जब भी बारिश आएगा तो मिट्टी काट के नीचे लेके चला जाएगा, नाली बन जाएगा। अगर हम इस पहाड़ पर ऐसे जुताई कर दे, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, समोच्च जुताई। अगर ऐसे जुताई कर दें तो जब भी पानी गिरेगा तो इस मेड़ के द्वारा रुक रुक के गिरेगा, इसीलिए मृदा अपरदन क्या होगा, कम होगा। समझ में आ गया? तो हमेशा पहाड़ों पे कैसा जुताई की जाती है, तो समोच्च। पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि श्रेयस्कर है, जो फसलों के बीच घास की पट्टी विकसित करने पर आधारित है। एंडियन नाम का रसायन जो है मेढक के प्रजनन को रोकता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखेंगे। एडियन नामक का जो रसायन है मेढक के प्रजनन पर रोक लगाता है और फलतः कीटों की संख्या को बढ़ावा देता है। यानी कि एडन जो रसायन है वो क्या करेगा भाई, मेढक के प्रजनन को कम कर रहा है, और जब मेढक के प्रजनन कम हो जाएंगे तो दिन पे दिन कीट जो है बढ़ते जाएंगे, तो कीटों की संख्या को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। पंजाब में भूमि निमीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। अधिक सिंचाई से पंजाब में क्या है, भूमि निमीकरण हो रहा है। सोमपान कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो उत्तराखंड में है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है, तो राजस्थान में है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, तो एंड्रेन है। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मृदा। अब बात करेंगे हम जल संसाधन की। विश्व में कुल जल आयतन का 96.5% जल महासागरों में पाया जाता है, जबकि मात्र 2.5% ही अलवणीय मृदा जल है, और वर्षन में लगभग 20% भाग वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में चला जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में जल गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछेगा जल गोलार्ध किसे कहते हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध को, और स्थलीय गोलार्ध किसे कहते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध को कहते हैं। हमारे पूरे पृथ्वी पर 96.5% जल जो है महासागर में है, और 2.5% जल ही अलवणीय यानी कि पीने योग्य पानी है, यानी कि उसमें नमक नहीं है। और वर्षण का लगभग 20% जल जो है भाप बनकर वायुमंडल में चला जाता है। भारत में विश्व का लगभग 16% आबादी निवास करती है। भारत में विश्व की लगभग 16% जनसंख्या आबादी जो है भारत में निवास करती है। इस आबादी के लिए विश्व का लगभग 4% स्वच्छ जल ही उपलब्ध है। यानी भारत में पूरे विश्व का 16% जनसंख्या भारत में रहती है, और इस 16% जनसंख्या के लिए 4% जल ही उपलब्ध है पीने के लिए। ब्रह्मपुत्र गंगा विश्व की 10 बड़ी नदियों में से है। इन नदियों को विश्व की बड़ी नदियों के क्रम में 8वां और 10वां स्थान प्राप्त है। यानी कि ब्रह्मपुत्र को 8वां और गंगा को 10वें नंबर का स्थान प्राप्त है पूरे विश्व में। तो विश्व की 10वें नंबर की सबसे बड़ी नदी तो गंगा है, 8वें नंबर की सबसे बड़ी नदी तो ब्रह्मपुत्र है। कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। भारत में गंगा द्रोणियों में उपयोग के योग्य जल भंडार की क्षमता सर्वाधिक है। भारत में गंगा द्रोणा में उपयोग के योग्य जल भंडार की क्षमता क्या है, सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। ब्रह्मपुत्र नदी की सर्वाधिक वार्षिक प्रवाह होते हुए भी उपयोग योग्य जल भंडार की क्षमता न्यूनतम है। उपयोग योग्य जल भंडार की क्षमता को अनुपातिक दृष्टि से देखा जाए तो ताप्ती नदी का स्थान जो है प्रथम स्थान है। यानी कि किस नदी का जल सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है भारत में, तो ताप्ती नदी का। और देखा जाए तो नदी जो है गंगा नदी में सबसे ज्यादा जल जो है उपयोग करने योग्य है। प्राणियों में 65% और पौधों में 65 से 99% जल का अंश विद्यमान होता है। यानी कि प्राणियों जैसे कि हम हो गए, मानव में भी 65% शरीर में क्या है, जल है, जबकि पौधों में 65 से लेकर 99% जल होता है। देश को विकास के रास्ते पर ले जाने वाले प्रयुक्त परियोजनाओं में प्रथम परियोजना जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गौरव से आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। यानी कि भारत में जितने भी बांध बने या परियोजनाएं, पहली परियोजना जो शुरू हुई उसको हम, जैसे दामोदर घाटी परियोजना शुरू हुई, जितनी परियोजनाएं थी उनको देखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। दामोदर नदी बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है। दामोदर नदी बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है। गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए प्रेरित करता है। स्वीडन के एक विशेष फ्रालंक मार्क के अनुसार
प्रत्येक व्यक्ति को प्रति एक दिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। स्वीडन के एक भाई दार्शनिक है जिनका नाम है फार्लकन मार्क के अनुसार ये बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। यानी भारत में जितना विद्युत उत्पन्न किया जा रहा है 22% विद्युत जो है जल से उत्पन्न किया जा रहा है। बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कुल भागों में जल के अतिदोहन की संख्या और राजस्थान में महाराष्ट्र में इससे फ्लोराइड के संकृत में वृद्धि हुई है। जल संसाधन के दुर्बलता एवं संकट निवारण हेतु सरकार ने सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति की स्वीकृति की, जिसे संशोधित कर राष्ट्रीय जल नीति 2002 के रूप में प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय जल नीति स्वीकृति सितंबर 1987 जो संशोधन करके 2002 में राष्ट्रीय जल नीति में प्रस्तुत किया गया था। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद ने जल मिशन संदर्भ हेतु भूमि जल पुनः पूर्ति पर बल दिया था। यहाँ पे लाइन है, मेघालय में स्थित चेरापूंजी और मानिसराम में विश्व में सर्वाधिक वर्षा होता है। यहाँ पे जल संकट का निवारण 25% छत जल संग्रह से होता है। यानी कि मेघालय के छतों पर आज भी जल संग्रह वर्षा का पानी इकट्ठा किया जाता है। सबसे अधिक वर्षा देखा जाए तो मानिसराम में होता है, पहले चेरापूंजी में होता था। सूक्ष्म या अर्ध सूक्ष्म क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण किया जाता है, जिससे मृदा सिंचाई कर खेती की जा सके। उसे राजस्थान के जैसलमेर में खादिन या उसी क्षेत्र में जोहड़ के नाम से पुकारा जाता है। यानी राजस्थान में जो वर्षा के जल को गड्ढा करके इकट्ठा किया जाता है उसे राजस्थान में हम खादिन या जोहड़ के नाम से जानते हैं। राजस्थान के बीरानो, फलोदी और बाड़मेर जैसे सूक्ष्म क्षेत्रों में पेयजल का संचय भूमिगत टैंक में किया जाता है। यानी कि राजस्थान के जो बीरानो, फलोदी और बाड़मेर जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में पीने के लिए पानी के लिए वर्षा जल का जो पानी है पीने के लिए इस्तेमाल करने के लिए अंदर भूमि के अंदर टैंक बनाकर उसको इकट्ठा किया जाता है, जिसे हम टंका कहते हैं। क्या कहते हैं? टाका कहते हैं। टाका कहा जाता है। यह प्राय आंगन में हुआ करता है, जिसके छत पर संग्रहित जल को पाइप के द्वारा जोड़ दिया जाता है। और इस कार्य में राजस्थान की एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन तरुण भारतीय संघ पिछले कई वर्षों से कार्य कर रही है। ये क्या करते हैं तो राजस्थान के छतों पे जब बारिश होता है तो राजस्थान के छतों से पाइप बनाकर और बाहर घर के बाहर क्या किया जाता है, चाहे आंगन में एक गड्ढा बनाकर टैंक बना दिया जाता है। और वर्षा का पानी जब छत पे गिरता है तो पाइप के रास्ते उस टैंक में क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और उसी पानी को रिफाइन करके चाहे किसी भी तरीके से उसको पिया जाता है। और ये जो योजना जो चला रहा है, ये जो क्या कहते हैं नियम जो चला रहे हैं वो एनजीओ द्वारा चलाया जा रहा है। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट एक एनजीओ है। एनजीओ द्वारा चलाया जा रहा है जिसका नाम है तरुण भारतीय संघ। पिछले कई वर्षों से चलाया जा रहा है। और जो पानी इकट्ठा टैंक किया जाता है उसे हम टंका कहते हैं। टक्का कहते हैं। क्या कहते हैं? टक्का। सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना के साथ साथ यहाँ की पहली परियोजना है। बिहार की पहली परियोजना सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना के साथ साथ यहाँ की पहली परियोजना है। इस परियोजना का विकास 1874 में किया गया था। सोन का यह सूखाग्रस्त प्रदेश आज बिहार का चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है। बिहार का चावल का कटोरा सोन क्षेत्र को कहा जाता है, सोन नदी क्षेत्र को कहा जाता है। बृहद क्षेत्रों में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में है तो 96.6%। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है तो 65%। बिहार के अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है तो सैनिक का स्तर बढ़ा है। वन्य प्राणी संसाधन। वन्य विस्तार के नजरिए से भारत विश्व का 10वां देश है। वन्य विस्तार के नजरिए से देखा जाए तो भारत जो है विश्व का 10वां देश है। रूस में 108 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है। रूस में 809 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है जो विश्व में प्रथम है। रूस में विश्व में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है।
देश के कुल वांछनीय क्षेत्रों में 25.11% वन क्षेत्र पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में है। पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं उन राज्यों में भारत में जितना वन है उसका 25.11% वन जो है पूर्वोत्तर राज्यों के 7 राज्यों में है। आरक्षित वन किसे कहा जाता है? जो वन जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं और उन्हें आरक्षित वन कहते हैं। इसमें ना तो लकड़ियां ही काटी जा सकती हैं और ना ही पशुचारण होता है। ये देखो, आरक्षित वन में ना लकड़ी काट सकते हैं ना ही पशुचारण होगा। देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र जो है 54% जो है आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। रक्षित वन किसे कहते हैं? तो कुल वन क्षेत्रों का लगभग 1/3 हिस्सा जो कि 29% रक्षित वन कहलाते हैं। आरक्षित और रक्षित का सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है, यहाँ जहाँ कुल वन क्षेत्र 75% है। सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अनेक प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए हैं। जो हिमालय के चीड़ पाइन के रोपण से हिमालय का ओक बर्बाद हो गया है और रेडोडेन वनों का भी नुकसान हुआ है। यानी कि दक्षिण भारत में सागवान एक प्रकार से वृक्ष लगा दिए गए तो अन्य प्रजाति क्या हो गई हैं, धीरे धीरे बर्बाद हो रही हैं। और हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण की वजह से हिमालय ओक और रोडेडोन वन का नुकसान हो रहा है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। हिमालय यौ संकट में है। हिमालय यौ चीड़ के प्रकार का सदाबहार वृक्ष है, एक औषधि पौधा जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता था। चीड़ की चीड़ की जो है छाल, पत्तियां, टहनी और जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है, जबकि बीज से नहीं निकाला जाता। याद रखेंगे, छाल से, पत्ती से, टहनी से और जड़ से निकाला जाता है। इनसे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। ये कैंसर की बीमारी में काम देता है। कौन? चीड़ की पेड़ से निकलने वाला टैक्सोल। हमारे देश में लगभग 81% वन्य प्राणी उपजातियां हैं, 43% वन्य वनस्पति उपजातियां हैं और वनस्पति उपजातियों का लगभग 15,000 भारतीय मूल के हैं। अमृता देवी राजस्थान के बिश्नोई गांव की रहने वाली थी, जो 1731 में लकड़ी काटने वालों का विरोध किया करती थी। अमृता देवी जो है राजस्थान के बिश्नोई गांव की रहने वाली थी, जो 1731 में लकड़ी काटने वालों का क्या करती थी? विरोध करती थी। भारत के संकटपन पादप प्रजातियों की सूची बनाने का काम 1970 में बॉटेनिकल सर्वर ऑफ इंडिया और वन्य अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इन्होंने जो सूची बनाई उसे हम रेड बुक नाम दिया गया है। असाधारण पौधे के लिए गिनीक बुक तैयार किया गया है। असाधारण पौधे के लिए क्या किया गया है? गिनीक बुक तैयार किया गया है। रेड डाटा बुक की बात करें तो इसमें समान प्रजातियों के लुप्त होने के खतरे से अवगत किया जाता है और संकटग्रस्त प्रजातियों के सर्वमान्य रूप से चिन्हित किया जाता है। यानी कि कौन कौन सी प्रजाति विलुप्त हो रही हैं वो और कौन कौन सी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, ये सारा डाटा कहाँ रहता है? तो रेड डाटा बुक में रहता है। अब यहाँ पे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कन्जर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज से संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में कार्य कर रही एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसे IUCN को अब IUNC को अब विश्व संरक्षण संघ वर्ल्ड कंजर्वेटिव यूनियन भी कहा जाता है। संकटग्रस्त प्रजातियां जैसे हैं काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, पूंछ वाला बंदर, संगाई और मणिपुरी हिरन इत्यादि जो हैं ये संकटग्रस्त जाति हैं। लुप्त जनजातियां ऐसी जनजातियां जो अपने आवास में नहीं देखने को मिलती। एशियाई चीता हो गया, गुलाबी सर वाली बत्तख हो गई, डोडो पक्षी हो गई, ये इसके उदाहरण हैं। समझ में आया? आगे ध्यान दीजिएगा। संकटग्रस्त वन एवं वन्य जीव पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर WWF विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अब वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में
रक्षित रखने का प्रयास सफल हो रहा है, इसे हम इन सीटू प्रयास कहते हैं। यानी कि वन जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखने के लिए एक कोशिश की गई जो सफल हो रहा है, जिसे हम इन सीटू कहते हैं, इन सीटू प्रयास कहते हैं। इसी प्रकार इन्हें संकट से बचाने के लिए कृत्रिम आवास संरक्षण का विकास किया जाता है, जिसे हम एक्स सीटू कहते हैं। एक्स सीटू के प्रयास से जिन प्रजातियों को लुप्त होने का खतरा है उसे हम संग्रहित किया जाता है। संग्रहित मतलब उसकी सुरक्षा की जाती है। जो जनजाति विलुप्त होने वाली हैं उनके लिए भाई उनके प्राकृतिक आवास के लिए संरक्षण के लिए प्रयास किया जा रहा है, जिसे हम इन सीटू प्रयास कहते हैं। और ये संकट से इनको बचाने के लिए, उस संकट से बचाने के लिए जो संरक्षण किया जा रहा है, जिसे हम एक्स सीटू कहते हैं। समझ में? राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान समय में 106 हैं। हमारे भारत देश में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 106 हैं। बिहार और अभ्यारण्य की बात करें तो भारत में 528 हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए हमारे भारत में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो 106 हैं। और राष्ट्रीय अभ्यारण्य कितने हैं? और या बिहार या अभ्यारण्य जिसे कहते हैं वो 528 है। बिहार के बेगूसराय का कांवर झील, याद रखिएगा, बिहार के बेगूसराय का कौन सा है? कांवर झील है, जो दरभंगा का कुशेश्वर के लिए चिन्हित किया गया है। दरभंगा का कुशेश्वर इसके लिए चिन्हित किया गया है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। ये कह रहा है, क्वेश्चन पूछेगा कांवर झील कहाँ है? तो बेगूसराय में है। और कुशेश्वर झील कहाँ है? सॉरी, कुशेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दरभंगा में है। तो इन दोनों जगहों को चिन्हित किया गया है अभ्यारण्य बनाने के लिए। तो बेगूसराय का कांवर झील हो गया, यहाँ पे कवाच लिखा है पर कांवर है, ये कांवर झील हो गया। और दरभंगा का कुशेश्वर हो गया, इसके लिए चिन्हित किया गया है। जैवमंडल, विश्व में 65 देशों में करीब 343 सुरक्षित जैवमंडल क्षेत्र है। यानी विश्व के 65 देश ऐसे हैं जहाँ पे 243 कुल मिलाकर 243 सुरक्षित जैवमंडल क्षेत्र हैं। भारत में जैवमंडलों की संख्या 18 है। भारत में जैवमंडलों की संख्या कितनी है? 18 है। क्वेश्चन पूछेगा भारत में राष्ट्रीय उद्यान कितने? 106। अभ्यारण्य कितने? 528। और क्वेश्चन पूछेगा कि जैवमंडल कितने हैं? तो 18 हैं। याद रहेगा। अब हम कुछ राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य के बारे में जान लेते हैं। तो भैया 106 तो अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान है और 528 उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान, और 528 जो है अभ्यारण्य है। तो इन सब के नाम देख लेते हैं कौन कहाँ पे है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि बताइए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन है? तो बांधवगढ़ है, फासिल है, कान्हा है, माधव है, पन्ना है, पेच है, सतपुड़ा है, संजय डुबरी है। ये सारे क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो क्वेश्चन पूछेगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। फांसिल राष्ट्रीय उद्यान तो मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। पेच राष्ट्रीय उद्यान तो मध्य प्रदेश। और सतपुड़ा और संजय डुबरी पूछेगा, संजय डुबरी है यहाँ पे, याद रखेंगे आप। तो ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही है। तो मध्य प्रदेश के सारे आपको याद कर लेने हैं। और चलिए कर्नाटक के बारे में बात करें तो कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य देखें तो गांधी सागर अभ्यारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, भाद्रा अभ्यारण्य, डंडेली वन्यजीव अभ्यारण्य और सारावती वन्यजीव अभ्यारण्य। कितने हैं? तो 5 हैं। गांधी सागर, बांदीपुर, भरदा और डंडेली और सरावती। ये कहाँ है? कर्नाटका में है, याद रहेगा। राजस्थान की बात करें तो रणथंभौर, घना, दरौत अभ्यारण्य, सिरस्किया वन्यजीव अभ्यारण्य, डेजर्ट अभ्यारण्य, ये सब कहाँ है? राजस्थान में है। ये टोटल कितने हैं? 5 हैं। और कर्नाटक में भी कुल कितने हैं? 5 है। और मध्य प्रदेश में पन्ना, पेच, ये तो है ही, आपको याद रहना चाहिए। तो राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, घना पक्षी विहार है, और दारत अभ्यारण्य है, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य है और डेजर्ट अभ्यारण्य है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कबला है, कबला वन्यजीव अभ्यारण्य है। और भी है इसमें किन्नर सानी है, किन्नर सानी वन्यजीव अभ्यारण्य है, किन्नर सानी वन्यजीव अभ्यारण्य है। मालापट्टी पक्षी विहार है, मालापट्टी पक्षी विहार, किन्नर सानी वन्यजीव अभ्यारण्य। ये सब कहाँ है? तो केरल में है। कहाँ है? केरल में, याद रहेगा। तो आंध्र प्रदेश में, केरल हम बोल रहे हैं, आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश के कौन कौन से हो गए? आंध्र प्रदेश के 3 हो गए। एक आपका कबला हो गया, और एक किन्नर सानी हो गया, और एक मालापट्टी हो गया, मालापट्टी हो गया। केरल की बात करें तो परमिला कुल्लम वन्यजीव अभ्यारण्य, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और विनाड वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ है? केरल में है।
तो क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कहाँ है, केरल में। देखिए ये आपको याद कैसे होगा, जितना मैं यहाँ पे बताता चल रहा हूँ आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए कॉपी में, और बनाने के बाद इसको बार बार रिवीजन कीजिए, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार, जितनी बार हो सके बार बार पढ़ते रहिए। ये मत सोचिए कि हमको याद नहीं हो रहा है, बस बार बार पढ़ते रहिए, आपको कब याद हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। समझ में आया? चलिए उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड के प्रमुख कौन कौन से अभ्यारण्य हैं, तो उत्तराखंड के कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी, केदार, चीला। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी और केदारनाथ और चीला, ये कहाँ है, उत्तराखंड का है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। असम की बात करें तो काजीरंगा, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ है, असम का है। तो काजीरंगा हो गया और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम का है। उत्तर प्रदेश का दुधवा और चंद्रप्रभा हो गया। उत्तराखंड का कॉर्बेट और नंदा देवी, केदारनाथ और चीला, ये कहाँ का है, उत्तराखंड का है। झारखंड की बात करें और असम का एक और है सोनाई रूपा कहाँ का है, असम का है। झारखंड की बात करें तो हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य और डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ का है, झारखंड का है। तो हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य और डालमा जो है वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, झारखंड का है। कहाँ का है, झारखंड का। चलिए तमिलनाडु का देख लेते हैं। तमिलनाडु का आपका मुद्दुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, अन्नामलाई वन्यजीव, जहाँ मलाई दिखे क्या मारिए, तमिलनाडु मारिएगा। तो मुद्दुमलाई, अन्नामलाई और गुंडी, ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है। महाराष्ट्र की देखें तो बोरीवाली और टोंडोवाल और डकना, ये कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। गुजरात का देखें तो गिर है और वलवाडर है, ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात का है। हिमाचल प्रदेश का देखें रोहिला, शिकारी देवी, ये कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का। रोहिला और शिकारी देवी कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का। पश्चिम बंगाल की बात करें तो जलदापारा वन्यजीव अभ्यारण्य, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल का। कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश वन्यजीव अभ्यारण्य और जांदाफा जो है वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। उड़ीसा की बात करें तो सिमलीपाल और चिल्का अभ्यारण्य, दो है, सिमलीपाल है और चिल्का। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है और चिल्का जो है अभ्यारण्य है, कहाँ है, उड़ीसा का है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो इंद्रावती हो गया, कांकेर हो गया, कुटरू हो गया, उदंती अभ्यारण्य हो गया, तमो पिंगली राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये सब कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। तो छत्तीसगढ़ का एक बार और देखेंगे, इंद्रावती, कांकेर, कुटरू, उदंती, तमोर, पिंगला राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो दीगांव राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर का है। दीगांव कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। सिक्किम की बात करें तो कंचनजंगा है। मिजोरम की बात करें तो डम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है मिजोरम का है। नागालैंड की बात करें तो इटेंगी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है नागालैंड का है। इटेंगी वन्यजीव अभ्यारण्य नागालैंड का है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे उड़ीसा के जो नंदकानन है, उड़ीसा का जो नंदकानन वन्यजीव अभ्यारण्य है उसमें उजले बाघ का प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा बाघ का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो उड़ीसा के नंदकानन वन्यजीव अभ्यारण्य में। ठीक है। मुरैना जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, मुरैना कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। और एक घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा घड़ियाल प्रजनन केंद्र किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। किस वन्यजीव अभ्यारण्य में, तो मुरैना वन्यजीव अभ्यारण्य में। अमेरिका में उगाई जाने वाली धान की एक प्रजाति जो है जर्म प्लाज्मा, भारत में बासमती चावल के जर्म प्लाज्मा के समान है। अमेरिका में एक धान की प्रजाति उगाई जाती है, जो धान उगाया जाता है वह है जर्म प्लाज्मा, जो कि भारत की जो बासमती चावल है वो बिल्कुल जर्म प्लाज्मा के समान ही है। तो अमेरिका में जो जर्म प्लाज्मा जो चावल वो लोग खाते हैं वो हम भारत में बासमती के रूप में खाते हैं, याद रहना चाहिए। पश्चिम अफ्रीका में पाए जाने वाला लांडा बेंजीन नाम का पौधे में प्रयुक्त पाए जाने वाले एक प्रकार के प्रोटीन का मिठास चीनी से 200 गुना अधिक होता है। यानी अफ्रीका में एक पौधा पाया जाता है, उस पौधे में जो मिठास पाया जाता है
जो उसके प्रोटीन में जो मिठास पाया जाता है वो मिठास चीनी से लगभग 2000 गुना अधिक है। यानी कि 1 किलो चीनी, जो हमारे भारत का 1 किलो, आप अगर एक चीनी भी यूज कर रहे हैं तो वहाँ की एक चीनी भी यूज कर रहे हैं तो हमारे भारत की कई कई हजार किलो चीनी के बराबर हो जाएगा। यानी कि 1 किलो चीनी बराबर भारत की चीनी कितनी हो जाएगी? 20,000 किलो चीनी। तो पश्चिमी अफ्रीका में एक पौधा पाया जाता है जिसका नाम है पेंट डीप लॉन्डा ब्रेजिनी बेंजीन नाम का पौधा है, जिसमें पाए जाने वाला जो प्रोटीन है उसका जो मिठास है भारत की जो चीनी है, चाहे कहीं की भी जो चीनी है, उससे 2000 गुना अधिक मीठा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए चीनी से 2000 गुना मीठा कौन सा पौधा है, किस पौधे से प्रोटीन पाया जाता है? तो आपको नाम याद रखना होगा। नॉर्मल मारियस ने 1988 में इन सेटू संरक्षण को प्राथमिकता के आधार पर हॉट स्पॉट के पहचान पर जोर दिया। बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुई। क्वेश्चन पूछेगा बाघ जो परियोजना है वो अधिनियम कब पारित हुआ था या कब गठन हुआ था? तो 1973 में हुआ था। भारत में कुल 54 बाघ टाइगर रिजर्व है, यानी कि भारत में कुल 54 टाइगर रिजर्व है। भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? तो 54 टाइगर रिजर्व है। जैसे कि उत्तराखंड का आप देखेंगे कार्बेट नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल का आप देखेंगे सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश का आप देखेंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान का देखेंगे सरसिका वन्यजीव अभ्यारण्य, और असम का देखेंगे मानस बाघ रिजर्व, और केरल का देखेंगे पेरियार बाघ रिजर्व। भारत में बाघ संरक्षण के क्या है, यहाँ पे बाघ को संरक्षण दिया जाता है, यहाँ पे बाघ पाए जाते हैं। तो उत्तराखंड के कार्बेट नेशनल पार्क में, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में, और राजस्थान के सरिस्का में, और असम के मानस में, और केरल के पेरियार में क्या है? बाघ के संरक्षण है। और भारत में कुल 54 टाइगर रिजर्व हैं। कितने टाइगर रिजर्व हैं? 54 टाइगर रिजर्व है, ये भी याद रखेंगे। चिपको आंदोलन की बात करें तो उत्तर प्रदेश टिहरी और गढ़वाल पर्वतीय क्षेत्रों में सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका नेतृत्व किया था। यानी कि जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में था तब की ये घटना है। और ये जो आंदोलन हुआ था 1972 में हुआ था। तो क्वेश्चन पूछेगा चिपको आंदोलन कब हुआ? 1972 में हुआ था। किसने किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। किस क्षेत्र में? तो उत्तर प्रदेश के टिहरी और गढ़वाल पर्वतीय क्षेत्रों में किया गया था। के नेतृत्व में, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 में आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ये लोग क्या करते थे कि पेड़ों को कटने से बचने के लिए पेड़ों से जाकर ये लिपट जाते थे, कि जिसकी वजह से यहाँ के पेड़ों की कटाई ना हो। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर 1968 में अफ्रीका कॉन्फ्रेंस हुआ। क्वेश्चन पूछेगा अफ्रीकी कॉन्फ्रेंस कब हुआ? तो 1968 में हुआ था। और 1968 में अफ्रीकी कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो किसके लिए था? तो प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण पर। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेल्ड लैंडन्स का कन्वेंशन 1971 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेल्ड लैंडन्स का कन्वेंशन कब हुआ था? 1971 में हुआ था। विश्व प्राकृतिक सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण एवं रक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत बनाया गया था। क्वेश्चन पूछेगा विश्व प्राकृतिक और एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण एवं रक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत बनाया गया था। संविधान की धारा 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 47, 48 और 51 ए वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के नियम हैं। कौन कौन से? आर्टिकल 47, आर्टिकल 48, आर्टिकल 51 का ए, ये सब क्या है? वन्य जीव और प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के नियम इसमें बनाए गए हैं। आगे ध्यान देंगे। वन्य जीव सुरक्षा एक्ट 1972 में आया था। नियमावली 1973 में पारित हुआ, जबकि संशोधित एक्ट 1991 में आया था, जिसके अंतर्गत पक्षी और जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया। क्वेश्चन पूछेगा किसके द्वारा, किस एक्ट के द्वारा, कब पक्षियों और जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया? तो 1991 का एक्ट संशोधन जो हुआ था तब। और वन्य जीव सुरक्षा एक्ट कब आया था? 1972 में आया था। और नियमावली कब बनी थी? 1973 में बनी थी। और संशोधित एक्ट 1991 के अंतर्गत पक्षियों और जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया। पादप और जीव वन्य जीवों के दो भाग हैं, ये जैव मंडल के भी अभिन्न अंग हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में है।
याद रखेंगे। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। पादप बहुल देशों में भारत का 10वां स्थान है। पादप बहुल देशों में भारत का चौथा स्थान है, 10वां स्थान है। भारत का एक महत्वपूर्ण वेवोलिवियन सेंटर ऑफ ड्राइव सिटी है। भारत एक महत्वपूर्ण वेवोलिवियन सेंटर ऑफ ड्राइव सिटी है, जहां 167 महत्वपूर्ण कृष्ण पादप प्रजातियां हैं। चावल, गन्ना, जूट, आम, नींबू, केला, बाजरा, ज्वार फसलों का उद्गम भारत में हुआ है। चावल का, गन्ना का, जूट का, आम का, नींबू का, केले का, बाजरा का, ज्वार का, इन सभी फसलों का उद्गम कहाँ से हुआ है? भारत में हुआ है। एशिया में, ध्यान दीजिएगा, एशिया में धान की खेती 4 प्रमुख रोगों से संरक्षण एक अकेली जंगली भारतीय चावल प्रजाति ओजिया निवारा से किया जाता है। एशिया में धान की खेती का 4 प्रमुख रोगों से संरक्षण एक अकेली जंगली भारतीय चावल प्रजाति जो है ओजिया निवारा से किया जाता है। मॉर्फिन का प्रयोग दर्द निवारक के लिए किया जाता है। मॉर्फिन का उपयोग दर्द निवारक के लिए किया जाता है और इसे पपहर सोनीफेरस से प्राप्त किया जाता है। पपहर सोनीफेरस से प्राप्त किया जाता है क्या? मॉर्फिन, और ये दर्द के निवारक के लिए उपयोग किया जाता है। क्यूनाइन मलेरिया के लिए उपयोग है। यह चिनचोना लैंडजेंसियाना से प्राप्त होता है। कैंसर रोगी औषधि है जो एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष जिसकी छाल से टैक्सोन वेक्टेका और टी बहिरफोलिया से प्राप्त किया जाता है। किस राज्य में वन सबसे अधिक विस्तृत है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है। संविधान की धारा 21 में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, वन्य जीव और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण है। प्राकृतिक संसाधनों 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में पाया जाता है? तो घड़ियाल जो है भारत में पाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय पक्षी है मयूर। मयूर मतलब मोर, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मैंग्रोव्स का सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ देखने को मिलता है? तो सुंदरबन में। मैंग्रोव्स वन जो पाए जाते हैं कहाँ पाया जाता है? सुंदरबन में पाया जाता है। टेक्सोन का उपयोग होता है कैंसर की बीमारी में। टेक्सोल का प्रयोग होता है कैंसर बीमारी में। चरक का संबंध किस देश से है? तो भारत से है। भारत में चरक नाम के वैज्ञानिक जो है दार्शनिक रहे हैं, इसीलिए चरक का संबंध किस देश से है? तो आपको बता देना है भारत से है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा, ध्यान देंगे, अगला हमारा टॉपिक है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन के बारे में देखते हैं। तो लौह अयस्क और मैग्नीज के भंडार देश के कैम्ब्रियन पूर्व की चट्टानों के धारवाड़ समूह में पाया जाता है, जो तांबा, सीसा, जस्ता, अरावली श्रेणी में पाई जाती है। तांबा हो गया, सीसा, जस्ता, अरावली श्रेणी में पाई जाती है। चूना पत्थर, डोलामाइट, जिप्सम और कैल्शियम सल्फेट कड़पाड़ और ऊपरी बिंद समूह तक सीमित है। अधिकांश खनिज धारक चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क 3 प्रकार के हैं, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। भारत में पूरे विश्व के लोहा भंडार का 1/4 भाग अंकित है। भारत में पूरे विश्व के लोहे का जो भंडार जो है उसका 1/4 भाग भारत में स्थित है। और भारत में 3 प्रकार का लोहा अयस्क पाया जाता है, एक हेमेटाइट, एक मैग्नेटाइट और एक लिमोनाइट। कर्नाटक राज्य भारत का लगभग 1/4 लोहा उत्पादन करता है। यह बेल्लारी, हाटपेट, संदूर आदि क्षेत्रों में लौह अयस्क की खानें हैं। कर्नाटक का जो लौह अयस्क की जो खानें हैं कौन है? बेल्लारी है, हाटपेट है, संदूर है, जहाँ से लोहा निकाला जाता है। महाराष्ट्र में लौह अयस्क की जो खानें हैं चंद्रपुर है, रत्नागिरी है और भंडार जिलों में स्थित है। भंडारा और रत्नागिरी और चंद्रपुर ये सब क्या है? महाराष्ट्र के लौह अयस्क का क्या है? खाने हैं। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में रूस और दक्षिण अफ्रीका के बाद तीसरा है। यानी मैग्नीज में भारत जो है तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे रूस है, दूसरे नंबर पे दक्षिण अफ्रीका है। यह मुख्य रूप से जंगरोधी इस्पात बनाने तथा लौह और मैग्नीज के
मिश्रण धातु बनाने में उपयोग करता है। यानी मैग्नीज जो है लोहा एवं मैग्नीज के मिश्रण धातु बनाने में काम आता है। ठीक है, और ये जंग, इस्पात पे जो जंग लगता है उसको कम करने के लिए मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। देश का आधा से अधिक बॉक्साइट का भंडार उड़ीसा में है। क्वेश्चन पूछेगा बॉक्साइट भारत में सबसे ज्यादा कहाँ है, तो उड़ीसा में पाया जाता है। उड़ीसा भारत के कुल उत्पादन का 42% बॉक्साइट अकेले उत्पादन करता है उड़ीसा। झारखंड का पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूमि जिले जो कि तांबा का सबसे अधिक उत्पादन करते हैं। झारखंड का जो है पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम का जो जिला है वहां से तांबे का सबसे बड़ा उत्पादन है। राजस्थान के खेतड़ी और सिंघवा भेखला में तांबे का विस्तारित क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के बालाघाट और छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला जो है तांबे की खान यहाँ पर स्थित है। मध्य प्रदेश का बालाघाट और छत्तीसगढ़ का दुर्ग और राजस्थान का खेतड़ी, यहाँ सभी जगह से तांबा निकाला जाता है। जबकि झारखंड के पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूमि जिले से भी तांबा का उत्पादन होता है। भारत में शीट अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है। भारत विश्व में, पूरे विश्व में अभ्रक का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है, भारत करता है। अभ्रक से वही जो होली में अबीर उबीर रंग लगाते हैं ना, तो अभ्रक से बनता है वो। बिहार झारखंड भारत का 80% अभ्रक उत्पादक करता है। यानी कि भारत में सबसे ज्यादा अभ्रक कहाँ पाया जाता है, तो झारखंड में। झारखंड नहीं होगा तो बिहार में 80% अभ्रक जो है अकेले पैदा करता है कौन, बिहार और झारखंड। संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय अभ्रक का मुख्य आयात है। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है अभ्रक जो है भारत से खरीदता है। भारत में चूना पत्थर 76%, सीमेंट 16% और लोह इस्पात 4% रसायन उद्योगों में उपयोग किया गया है। भारत का जो चूना पत्थर है वो 76% जो है सीमेंट बनाने के लिए और 16% जो है लोह इस्पात और 4% जो है रसायन उद्योगों में उपयोग किया जाता है कौन, चूना पत्थर। देश में 35% चूना पत्थर मध्य प्रदेश में पाया जाता है। देश में 35% चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भारत में लगभग कितनी खनिजें पाई जाती हैं, तो 200 से अधिक खनिज पाई जाती हैं। इनमें से कौन सा लोह युक्त खनिज का उदाहरण है, तो मैग्नीज जो है लोह युक्त खनिज है। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है, तो सोना अधात्विक खनिज है। किस खनिज के उद्योगों की जननी मानी जाती है, लोहा। लोहा जो है उद्योगों की जननी है। कौन लोह अयस्क का एक प्रकार है, तो लिग्नाइट हो गया, हेमाटाइट हो गया और बिटुमिनस हो गया। ये सब क्या है, लोह अयस्क का एक प्रकार है। कौन भारत का सबसे बड़ा लोह उत्पादक राज्य है, तो कर्नाटक है। कौन जो है भारत का सबसे बड़ा लोह उत्पादक राज्य है, तो कर्नाटक है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है, तो तीसरा है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, तांबा है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो बॉक्साइट की। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो चूना पत्थर है। कौन सा है, चूना पत्थर। शक्ति और संसाधन, शक्ति ऊर्जा और संसाधन। कोयले का उपयोग एक भाप शक्ति का विकास इंग्लैंड में हुआ था। कोयले के उपयोग से भाप शक्ति का, भाप इंजन का विकास जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत एवं आणविक ऊर्जा स्रोतों से वाणिज्य ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत को क्या कहा जाता है, तो वाणिज्य ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। गोंडवाना समूह, इस समूह में भारत के 96% कोयले का भंडार है। जो 96% कोयले का भंडार भारत में कहाँ है, तो गोंडवाना समूह में है। गोंडवाना समूह की जो चट्टानें वहां पाई जाती हैं। कुल उत्पादन का 99% भाग प्राप्त होता है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मुख्यतः 4 नदी घाटियों में पाया जाता है, दामोदर घाटी में, सोन घाटी में, महानदी घाटी में और गोदावरी घाटी में। यहाँ पर आपका क्या पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। टर्सरी समूह जो है, गोंडवाना समूह के बाद टर्सरी समूह के कोयले का निर्माण हुआ जो 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, वर्ष पुराना है। टर्सरी कोयला मुख्य रूप से असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में पाया जाता है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में जो कोयला पाया जाता है वो टर्सरी समूह का है। जबकि अभी हमने पढ़ा झारखंड, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में जो पाया जाता है वो गोंडवाना लैंड का है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार के हैं। यानी कि किसमें कितनी मात्रा कोयले कार्बन की है उसके आधार पर कोयला 4 प्रकार का है। सबसे पहला एंथ्रासाइट जो सबसे सर्वोच्च कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होती है। इसे कोकिंग कोयला भी कहा जाता है और धातु गलाने में काम आता है।
इसे कोकिंग कोयला कहा जाता है और ये धातु गलाने में क्या आता है, काम आता है। कौन, एंथ्रासाइट। ये उच्च कोटि का कोयला होता है और कार्बन इसमें कितना होता है, 90% होता है। बिटुमिनस, जो कि 70 से 80% कार्बन की मात्रा होती है बिटुमिनस में, और भारत में सबसे अधिक यही कोयला पाया जाता है। लिग्नाइट कोयला निम्न कोटि का कोयला माना जाता है जिसमें कार्बन 30 से 70% होता है। इसमें इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है और लिग्नाइट कोयला जो है तमिलनाडु के न्यूली में पाया जाता है। पीट कोयला की बात करें, इसमें कार्बन की मात्रा 30% से भी कम होती है। दलदलीय भागों में पाया जाता है पीट कोयला। पीट कोयला कहाँ पाया जाएगा, दलदलीय भागों में पाया जाएगा। कोयले के भंडार और उत्पादन की दृष्टि से झारखंड देश में पहला स्थान आता है। यानी कि कोयला चाहे उत्पादन करना या भंडार यानी कि बचा के रखने के दृष्टि में झारखंड जो है सबसे नंबर 1 पे है। तालचेर में कोयला का विश्व भंडार है। तालचेर में कोयले का विशाल भंडार है। टर्सरी युग में बना कोयला नया और घटिया किस्म का होता है। टर्सरी युग के जो कोयले बने होते हैं वो नए होते हैं और घटिया किस्म का कोयला होता है। यह कोयला मेघालय के दारगिरी, चेरापूंजी और तेर रिंगू और माओ लोंग और लांगरीन क्षेत्रों में पाया जाता है, क्षेत्रों से निकाला जाता है। अरुणाचल प्रदेश में नामचिंग और नामरुक कोयला क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर में कालाकोट से कोयला निकाला जाता है। जम्मू कश्मीर के कालाकोट से कोयला निकाला जाता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के नामचिक और नामरुक क्षेत्र से कोयला निकाला जाता है। भारत विश्व का एकमात्र प्रतिशत पेट्रोलियम उत्पादन करता है। भारत जो है विश्व का 1% केवल पेट्रोल का उत्पादन करता है, पेट्रोलियम का उत्पादन करता है। भारत में प्रथम बार 1866 में ऊपरी असम घाटी में तेल के कुएं की खुदाई की गई थी। 1866 में पहली बार असम में ही तेल की खुदाई की गई थी, तेल के कुएं की खुदाई की गई थी। और 1890 में डिब्रूगढ़ क्षेत्र में तेल मिला था। 1866 में खुदाई की गई असम में ही, पर वहां पे किसी प्रकार का तेल नहीं मिला, बट 1890 में डिब्रूगढ़ क्षेत्र में तेल मिला। और 1959 में खंबात के तेल क्षेत्र की खोज की गई थी। 1890 में डिब्रूगढ़ तेल का जो निकाला जाता है वहां खोजी गई थी 1890 में डिब्रूगढ़ में, और 1959 में खंबात के तेल क्षेत्र की खोज की गई थी। 1975 में मुंबई हाई में तेल का पता चला था। मुंबई हाई में तेल का पता चला था। अरुणाचल प्रदेश का निगरू और नागालैंड का बोरहोला तेल क्षेत्र उल्लेखनीय है। गुजरात क्षेत्र पहली बार 1958 में तेल का पता चला था। गुजरात क्षेत्र में पहली बार 1958 में तेल का पता चला, जिसका मुख्य उत्पादक कालेश्वर, कालोल और नौगांव और कोसाबा और मेहसान आदि है। मुंबई हाईवे की बात करें तो 1975 में तेल खोजने का कार्य शुरू हुआ और यहाँ समुद्र के तट पर सम्राट नामक मंच बनाया गया, जो एक जलयान है और पानी के भीतर तेल की कुएं खोदने का कार्य करता। और भारत में कुल उत्पादन का 66% जो है तेल, पेट्रोलियम जो है मुंबई हाई जो है वहां से तेल निकाला जाता है। 1901 में भारत का प्रथम तेल शोधन कारखाना असम के डिब्रूगढ़ में स्थापित किया गया था। 1901 में पहली बार जो है तेल शोधन कारखाना जो है कहाँ स्थापित किया गया था, असम के डिब्रूगढ़ में किया गया था। 1954 ईस्वी में द्वितीय परिकरणशाला मुंबई में स्थापित किया। आज देश में 25 तेल परिकरणा केंद्र कार्य कर रहे हैं। कितने? 25। सबसे पहले डिब्रूगढ़ असम में, सबसे पहले डिब्रूगढ़। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस की बात करें तो भारत में सन 1897 में दार्जिलिंग में प्रथम विद्युत ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हुई थी। प्राकृतिक गैस के द्वारा अगर बात करें प्राकृतिक गैस में तो 1897 में दार्जिलिंग में, कहाँ? दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई थी। इसके बाद कर्नाटक के शिव समुद्रम में कावेरी जलप्रपात पर दूसरी जल विद्युत संयंत्र स्थापित हुई। क्वेश्चन पूछेगा भारत में पहला जल संयंत्र कौन सा है, तो आपको बता देना है दार्जिलिंग का है। कौन सा है? दार्जिलिंग का है और 1897 में बना था। और दूसरा अगर पूछेगा तो कर्नाटक का शिव समुद्रम जो कि कावेरी नदी पर है, और शिव समुद्रम क्या है? एक जलप्रपात है कर्नाटका में, और दूसरा जल विद्युत संयंत्र है ये। तो पहला दार्जिलिंग, दूसरा हमारा हो जाएगा कौन सा? तो शिव समुद्रम जलप्रपात। सतलज नदी पर हिमालय क्षेत्र में
विश्व का सबसे सर्वोच्च बांधों में से एक भाखड़ा बांध, जिसकी ऊंचाई 225 मीटर है, यह भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। सतलज नदी पर जो है विश्व का सर्वाधिक जो सर्वोच्च बांधों में से एक बांध है भाखड़ा बांध। क्वेश्चन पूछेगा भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है, तो आपको बता देना सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है और इसकी जो ऊंचाई है 225 मीटर है। हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर राज्यों के सिंचाई एवं उद्योगों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। कौन? भाखड़ा नांगल जो बांध है ये हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर राज्यों में जो कृषि में पानी यूज होता है वो इसी बांधों से लाया गया पानी यूज होता है। दामोदर घाटी परियोजना की बात करें तो ये दामोदर नदी पर है और यह भयानक बाढ़ से झारखंड और पश्चिम बंगाल को बचाने के साथ साथ तेल्या, मैथेन, कोनार और पंचेत पहाड़ियों में बांध बनाकर 1300 मेगावाट जल विद्युत उत्पन्न करने में सहायक है। इसका लाभ जो है बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन पूछेगा कि आप बताइए दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पे है, तो आपको क्या बताना है? दामोदर नदी पे। और दामोदर नदी पे जो बाढ़ आता था झारखंड और पश्चिम बंगाल में, बाढ़ से इसको बचा रहा है। तेल्या हो गया, मैथा हो गया, कोन्ना हो गया, ये सब दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। इन नदियों पर भी बांध बनाकर 1300 मेगावाट जल विद्युत उत्पन्न किया जा रहा है और बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में इस विद्युत का उपयोग होता है। कोसी परियोजना की बात करें तो ये उत्तर बिहार का अभिशाप कोसी नदी पर हनुमान नगर में बांध बनाकर 2000 किलोवाट बिजली उत्पादन किया जाता है। कोसी जो कि बिहार का शोक हम कहते हैं कोसी नदी को, तो कोसी नदी पे हनुमान नगर में एक बांध बनाया गया है जिससे 20,000 मेगावाट विद्युत 20,000 किलोवाट विद्युत उत्पन्न किया जाता है, जिसकी आधी बिजली जो है नेपाल को और शेष बिहार को प्राप्त होता है। इसकी आधी बिजली कौन लेता है? तो नेपाल लेता है और शेष बिहार यूज करता है। रिहंद परियोजना सोन नदी पर बना है। रिहंद जो बांध है किस नदी पर बना है, तो आपको बताना है सोन नदी पर। रिहंद जो है उत्तर प्रदेश का है, जिसमें 334 मीटर लंबा बांध, मीटर होगा, 334 मीटर लंबा बांध कृत्रिम झील जो कि गोविंद बल्लभ पंत सागर। क्वेश्चन पूछेगा गोविंद बल्लभ पंत सागर जो बांध है झील है वो किस नदी पर है, कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है भैया, तो क्या बता देंगे आप? उत्तर प्रदेश में है। रिहंद बांध पर रिहंद परियोजना है जिससे 934 मीटर लंबा बांध बनाया गया है और गोविंद बल्लभ पंत सागर जो झील है ये कृत्रिम झील है, यानी लोगों द्वारा बनाया गया झील है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है, उड़ीसा में। हीराकुंड परियोजना महानदी पे उड़ीसा में है और विश्व का सबसे लंबा बांध जिसकी लंबाई है 4800 मीटर बनाकर 2.7 लाख किलोवाट विद्युत उत्पन्न किया जाता है। हीराकुंड जो परियोजना है ये महानदी पर है उड़ीसा में और इसकी जो लंबाई है 4801 मीटर है और ये 2.5 लाख किलोवाट विद्युत उत्पन्न करता है। चंबल घाटी परियोजना चंबल नदी पर है, राजस्थान में। चंबल घाटी परियोजना चंबल नदी पे है, राजस्थान में है और इस पे 3 बांध बनाए गए हैं, एक सागर बांध, एक राणा प्रताप बांध और एक कोटा बांध, यानी कि 3 बांध बनाए गए हैं चंबल नदी पे। और चंबल घाटी परियोजना जो है, चंबल घाटी परियोजना राजस्थान की है। यहाँ पे 3 शक्ति गृह की स्थापना की गई जिसमें 2 लाख मेगावाट विद्युत उत्पन्न किया जा रहा है। इससे राजस्थान और मध्य प्रदेश को लाभ होता है। इससे राजस्थान और मध्य प्रदेश को क्या होता है? लाभ होता है। यही बता दें हम गांधी सागर जो है मध्य प्रदेश में है और राणा प्रताप सागर जो कि राजस्थान का है, कोटा भी कहाँ का है? राजस्थान का है, आपको याद रखना होगा। तो चंबल घाटी परियोजना जो है राजस्थान की है चंबल नदी पर और यहाँ पे 3 प्रमुख बांध बनाए गए हैं, ये याद रखेंगे आप। तुंगभद्रा परियोजना ये कृष्णा नदी पे है और तुंगभद्रा की सहायक नदी है कौन? जो कृष्णा नदी है, तुंगभद्रा जो किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की है, यानी तुंगभद्रा परियोजना जो है तुंगभद्रा नदी पे है और तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सहायक नदी है और ये कर्नाटक में अवस्थित है और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना है तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। शरावती नदी परियोजना कर्नाटक में है। पश्चिमी घाट में शरावती नदी पर जोग जलप्रपात है।
क्वेश्चन पूछेगा जोग जलप्रपात किस नदी पे है, तो शरावती नदी पर है। और इससे लाभ करें तो इससे लाभ कौन कौन राज्य पाता है, तो कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, ये सब राज्य जो है क्या कहते हैं, शरावती नदी परियोजना से लाभ पाते हैं। ताप शक्ति, भारत में ताप विद्युत निगम द्वारा देश में अधिकतम ताप विद्युत उत्पादन का कार्य होता है। परमाणु शक्ति की बात करें तो जब उच्च अणु भार वाले परमाणु विखंडित होते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब उच्च अणु भार वाले परमाणु जब न आपस में टूटते हैं तो ऊर्जा का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। भारत में मोनाजाइट केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा मोनाजाइट भारत में कहाँ पाया जाता है, तो आपको बता देना है केरल राज्य में। यूरेनियम परमाणु ऊर्जा का कच्चा माल है। यूरेनियम जो है परमाणु ऊर्जा का क्या है, कच्चा माल के रूप में हम लोग यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, जो विभिन्न प्रकार की प्राचीन शैलों से प्राप्त किया जाता है। इसमें पिच ब्लेड मुख्य है। पिच ब्लेड क्या है, मुख्य है, जिसमें 50 से 80% तक यूरेनियम प्राप्त होता है। इसमें क्या कहते हैं, पिच प्लेट में जो है प्राचीन सेल में जो पिच प्लेट पाया जाता है इसमें 50 से 80% यूरेनियम पाया जाता है। और यूरेनियम जो है परमाणु ऊर्जा के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। भारत में यूरेनियम का विशाल भंडार झारखंड के जादूगोड़ा की खान में है। झारखंड की जादूगोड़ा की खान में यूरेनियम का भंडार है। क्वेश्चन पूछेगा भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाएगा, तो आपको बता देना है झारखंड के जादूगोड़ा की खान में। मेघालय की जैंतिया पहाड़ी जो है, मेघालय में 3 प्रमुख पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जैंतिया। तो जैंतिया जो पहाड़ी में है जो प्रचुर मात्रा में भंडार है किसका, तो यूरेनियम का भंडार है। आंध्र प्रदेश में भी यूरेनियम पाया जाता है। तो आपने देखा यूरेनियम आपका मेघालय के जैंतिया पहाड़ी पर और झारखंड के जादूगोड़ा की खान में और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भी यूरेनियम पाया जाता है। बेनेडियम झारखंड तथा उड़ीसा में पाया जाता है। बेनेडियम जो है झारखंड और उड़ीसा में पाया जाता है। भारत में 1955 में प्रथम आणविक रिएक्टर मुंबई के निकट तारापुर में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा भारत का पहला शक्ति गृह कौन सा बनाया गया, तो आपको बता देना है तारापुर का, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है और 1955 में बना था। कब बना था, 1955 में। तारा परमाणु विद्युत गृह यह एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। यहाँ यूरेनियम के साथ साथ थोरियम से प्लूटोनियम बनाकर विद्युत उत्पादन किया जाता है। यूरेनियम के साथ स्थान पर थोरियम से, देखिए यहाँ पर यूरेनियम का प्रयोग नहीं होता है। तारापुर जो क्या कहते हैं परमाणु विद्युत घर है, वहाँ पे यूरेनियम का प्रयोग ना करके थोरियम का किया जाता है और थोरियम सबसे ज़्यादा केरल में पाया जाता है। तो थोरियम से क्या बनाया जाता है, प्लूटोनियम बनाकर विद्युत उत्पादन किया जाता है। क्योंकि भारत में थोरियम के भंडार में काफ़ी समृद्ध है, यानी भारत में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है। राणा सागर परमाणु विद्युत घर ये राजस्थान के कोटा में स्थित है। तो राणा सागर मैंने आपको बताया ये राजस्थान में है। यह चंबल नदी के किनारे है जिससे जल प्राप्त होता है। यह विद्युत घर कनाडा के सहयोग से बना था। क्वेश्चन पूछेगा राणा सागर परमाणु विद्युत घर किसके सहयोग से बना था, तो आपको बता देना है कनाडा के सहयोग से बना था। किसके सहयोग से, कनाडा के सहयोग से। कलपक्कम ये तमिलनाडु का है। क्वेश्चन पूछेगा कलपक्कम परमाणु विद्युत घर कहाँ है, तो आपको बता देना है तमिलनाडु में है। यह परमाणु गृह स्वदेशी प्रयासों से बना है, यानी कि इसमें किसी देश ने सहयोग नहीं किया है, ये अपने भारत के लोगों ने ही बनाया है। तो कनाडा राणा सागर किससे बना है, तो कनाडा के सहयोग से, जो कि राजस्थान के कोटा में स्थित है चंबल नदी के तट पर। तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, यूरेनियम की जगह थोरियम का उपयोग होता है और थोरियम की जगह प्लूटोनियम का बनाकर इससे विद्युत उत्पन्न किया जाता है। और भारत में थोरियम के भंडार में काफ़ी समृद्धि है। नरोरा परमाणु विद्युत घर यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के पास स्थित है। नरोरा परमाणु विद्युत घर जो है यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के पास स्थित है। काकरापारा परमाणु विद्युत घर जो कि गुजरात में स्थित है। गुजरात राज्य के समुद्र के किनारे पर स्थित यह परमाणु गृह जो है 1992 में विद्युत उत्पन्न यहाँ से किया जाता था। केगा जो है यह कर्नाटक राज्य के जांगवार जिले में स्थित है। केगा कहाँ है, कर्नाटका में स्थित है। केगा का कर्नाटका के जागवार जिले में स्थित है।
कुड्डनकुल्लम परमाणु विद्युत गृह, इस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण रूस के सहयोग से हुआ है और ये तमिलनाडु के तूतीकोरिन बंदरगाह के निकट चल रहा है। ये जो है कुड्डनकुल्लम परमाणु विद्युत घर जो है ये रूस के सहयोग से बना है और तमिलनाडु के तूतीकोरिन बंदरगाह के निकट चल रहा है। गैर पारंपरिक शक्ति के स्रोत, भारत विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा उत्पादन कौन करता है? तो भारत करता है। पवन ऊर्जा के लिए तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका में अनुकूल परिस्थिति में विद्यमान है। गुजरात के कच्छ में लंबोद पर पवन ऊर्जा संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। लांबा में यानी कि कच्छ में लांबा का पवन ऊर्जा संयंत्र जो है एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। तो हमारे विश्व में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन भारत करता है और भारत जो है तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका के क्षेत्र में ये करता है और गुजरात के कच्छ में लंबा का जो पवन ऊर्जा संयंत्र है एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। खंबात की खाड़ी सबसे अनुकूल है। इसके बाद कच्छ की खाड़ी सुंदरबन का स्थान है। खंबात की खाड़ी सबसे अनुकूल है इस मामले में और उसके बाद जो कच्छ की खाड़ी और सुंदरबन का जो स्थान है ये भी क्या है, यहाँ के लिए पवन ऊर्जा के लिए क्या है, अनुकूल है। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित है जो दूसरा लद्दाख में दुर्गा घाटी में स्थित है। ध्यान सुनिएगा, हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित है और दूसरा जो है लद्दाख के दुर्गा घाटी में स्थित है। याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन जो है उसको निपटाते हैं हम लोग। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु केंद्र स्थापित किया गया? तो तारापुर, महाराष्ट्र में। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय मतलब ये होता है एक बार यूज कर लिए तो दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो कोयला है, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब क्या है? अनवीकरणीय है। नवीकरणीय कौन कौन सा है? तो सूर्य का प्रकाश, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, उसके बाद आप बोलेंगे वन्य जीव, ये सब क्या है? नवीकरणीय है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है विद्युत। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व। गोंडवाना समूह के कोयले का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है झारखंड। कौन है? झारखंड है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया कोयला है। सर्वोत्तम कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट है। मुंबई हाईवे क्यों प्रसिद्ध है भाई? मुंबई हाई जो है क्यों प्रसिद्ध है? तो तेल शोधन कारखाना हेतु जो है मुंबई हाई सबसे फेमस है, सबसे प्रमुख है। तो बताइए सबसे पहले तेल कारखाना स्थापित कहाँ हुआ था? तो आप बताएंगे असम के डिब्रूगढ़ में। भारत में प्रथम तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो असम के डिब्रूगढ़ में। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। भाखड़ नागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो सतलज नदी पर अवस्थित है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी घाटी परियोजना है? तो तुंगभद्रा है। तुंगभद्रा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी घाटी परियोजना है। ताप विद्युत केंद्र अवस्थित है बरौनी में। बरौनी जो है बिहार में स्थित है और यहाँ पे ताप विद्युत केंद्र स्थित है और ये जो है भारत नगर निगम द्वारा जो संचालित होता है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थान है जादूगोड़ा की खान जो कि झारखंड में है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तारापुर। कौन सा है? तारापुर है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावना है? तो राजस्थान। ज्वारीय एवं तरंगीय ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत की अधिक अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? तो खंबात की खाड़ी में। कहाँ पाई जाती है? खंबात की खाड़ी में पाई जाती है। तो चलिए चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ क्लास 10th का SCRT का। कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 जितने भी चैप्टर हैं सबको कवर कराएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अगला चैप्टर जो है अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो जो लोग SCRT का बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं आपको याद रखना होगा कि ये बिल्कुल शॉर्ट नोट्स है और आपके एग्जाम के लिए जितना इंपॉर्टेंट है वही चीज़ बताया जा रहा है। तो ये जो है क्लास इसमें आपका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है और लगभग 3 से 4 क्लास हुई अभी तक, लगभग 4 क्लास हुई हैं और ये 5-6 क्लास में आपका पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। फिर SCRT ज्योग्राफी हिस्ट्री में स्टार्ट करूंगा
और हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद एनसीईआरटी हम लोग देखेंगे क्लास 6 से लेकर 12 तक का, और एनसीईआरटी क्लास हिस्ट्री और जियोग्राफी दोनों देखेंगे। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।